नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव के विधेयक को मंजूरी दी है। इसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। उसका स्वीकार करते हुए मंत्रिमंडल ने उसे अपनी बैठक में पारित किया है। अब शीतकालीन अधिवेशन में सरकार इसे लोकसभा तथा राज्यसभा में चर्चा के लिए रख सकती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उस विधेयक को और बड़े कठिन मार्ग से गुजरना बाकी है। वह कठिन राह क्या है? क्या वाकई में भारत जैसे देश में एक देश एक चुनाव को लागू किया जा सकता है या नहीं, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव आमतौर पर 5 साल के अंत में होंगे, लेकिन यह सवाल है कि उपचुनाव कभी भी हो सकते हैं। विधानसभा को 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। नतीजतन मतदाता सूचियों को हर समय अपडेट रखना होगा ताकि नया चुनाव बिना किसी कठिनाई से हो सके। यह बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 15 जून 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 289 पर बहस के दौरान कही थी। इसके मुताबिक देश में कथित आजादी के बाद जब चुनाव हुए तब वह एक ही साथ हुए थे, लेकिन जैसे जैसे राज्य सरकारें गिरती बनती गई वैसे वैसे उनका कार्यकाल व चुनाव कराने का समय भी अलग अलग होता गया। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संविधान निर्माताओं ने दुनिया के प्रसिद्ध अध्यक्षीय लोकतंत्र के बजाय संसदीय लोकतंत्र को चुना, क्योंकि इसमें जनता के प्रति जवाबदेही का सिद्धांत लागू कर दिया गया है। अध्यक्षीय लोकतंत्र में स्थिरता का सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि एक बार चुने गए राष्ट्राध्यक्ष को किसी भी कीमत पर पद से हटाया नहीं जा सकता, फिर चाहे वह जनता के विरोध में ही काम क्यों न कर रहा हो। यानी उसकी सरकार स्थिर है, जैसे अमेरिका में है। वही संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही है। इसका अर्थ यह है कि चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होगी। यदि सरकार जनता के विरोध में काम करती है तो उसे गिराया जा सकता है, वह स्थिर नहीं होगी। और हमारे देश में तो कई बार केंद्र सरकार गिराई जा चुकी है, उसमें स्थिरता नहीं है। यानी अध्यक्षीय लोकतंत्र में सभी चुनाव एक साथ कराना संभव है, क्योंकि वहां पर एक बार चुनी गई सरकार को निर्धारित समय सीमा से पहले नहीं गिराया जा सकता। लेकिन भारत में सभी चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है, क्योंकि यहां की सरकारों को किसी भी समय में गिराया जा सकता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संसदीय लोकतंत्र को अध्यक्षीय लोकतंत्र की ओर ले जाने के प्रयास का एक हिस्सा माना जा रहा है। जब हम सभी चुनाव की बात करते हैं तब उसमें केवल लोकसभा व विधानसभा के ही चुनाव शामिल है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव लोकसभा व विधानसभा चुनाव होने के 100 दिनों के अंतराल में लिए जाएंगे। यानी जब सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक अपने मंत्रिमंडल में पारित कर लिया है और वह उसे संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है, तब हमें यह समझ में आना चाहिए कि वह असल में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है और चुनाव के बाद किसी राज्य की सरकार विधानसभा में विधान भवन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती या उसका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही यदि वह सरकार गिराई जाती है, तो ऐसे में क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा या संबंधित राज्य में फिर से चुनाव किए जाएंगे? यह सवाल भी चर्चा में है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में उसका जवाब भी दिया है। समिति ने कहा है कि यदि किसी राज्य में ऐसा होता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि बचे हुए समय के लिए वहां पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद 5 साल पूरे होने पर लोकसभा व अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ उस संबंधित राज्य का भी चुनाव होगा। यानी एक राज्य में 5 साल के भीतर 3 बार चुनाव होने की संभावना नजर आती है। इस लिहाज से भी यह वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य आयुक्त SY कुरैशी ने वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहारिकता पर गंभीर सवाल उठाए थे जब रामदास कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपना रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द किया था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि लोकसभा व सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने के लिए हमारे पास उतनी मानवीय संसाधन नहीं है। इस साल समाप्त हुए लोकसभा चुनाव के लिए 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों ने काम किया था। उसमें भी बैंकों व विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को जोड़ा गया था।
क्योंकि केंद्र, राज्य व निम्न सरकारी कर्मचारियों की संख्या लोकसभा चुनाव कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो इन 1.5 करोड़ कर्मचारियों के अलावा 6 से 7 लाख का मानवीय संसाधन और लगेगा। वह कहां से लाया जाएगा, यह गंभीर सवाल है। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर यह कहते हुए भी दिखाई दी कि बार बार के चुनाव से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। इसको लेकर कुरैशी ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यदि सही से पढ़ा जाए तो यह समझ में आता है कि उसमें आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पुरानी योजना या पुराना कार्य बंद करने के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। उसमें तो लिखा है कि आचार संहिता के दरमियान सरकार कोई नई योजना या कोई नया काम शुरू नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक दल 4 साल 11 महीने जनता के विकास के लिए कोई योजना या कोई काम नहीं करते और जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही वह मतदाताओं को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं घोषित करते हैं। ये ना हो इसके लिए आचार संहिता में ये बात लिखी गई है। सरकार का यह तर्क है कि बार बार के चुनाव में खर्चा ज्यादा होता है, वन नेशन वन इलेक्शन से पैसों की बचत होगी। इस पर कुरैशी ने कहा कि चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा तो राजनीतिक दल ही खर्च करते हैं। एक उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है, लेकिन राजनीतिक दल एक सीट के लिए 20 से 25 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। कुरैशी आगे कहते हैं कि यदि केंद्र सरकार को चुनाव में खर्च होने वाले पैसों की इतनी ही ज्यादा चिंता है तो वह ऐसा कानून बनाए कि जिससे राजनीतिक दलों पर भी चुनाव में पैसा खर्च करने की मर्यादा लगे, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात कुरैशी ने कही कि चुनाव आयोग के पास 15 से 20 लाख ईवीएम्स है और उतनी ही वीवीपैट मशीनें हैं। यदि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय स्वराज्य संस्था ये तीनों चुनाव एक समय पर लिए जाते हैं तो 3 गुना ईवीएम्स और वीवीपैट्स चाहिए। उनके लिए जो हजारों करोड़ रुपया लगेगा वह खर्चा ही तो है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 55 से 60 हजार करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। इस साल के लोकसभा चुनाव का खर्चा उससे कई ज्यादा है। अनुमान है कि इस साल 1,35,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने कुल 62 दलों से बात की। उनमें से 32 पार्टियों ने समर्थन, 15 ने विरोध और बची हुई 15 पार्टियों ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। ज्यादातर विरोधी दलों ने इसका विरोध ही किया था। इसमें ज्यादातर दल क्षेत्रीय दल है। उनके मन में आशंका है कि इससे उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। यदि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो जिन राजनीतिक दलों के पास ज्यादा मानवीय तथा आर्थिक संसाधन है वे दल ही चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे और जिन क्षेत्रीय दलों के पास दोनों चुनाव एक साथ लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में मानवीय व आर्थिक संसाधन नहीं है उनके चुनाव हारने की संभावना ज्यादा होगी या उन्हें किसी एक ही चुनाव पर अपनी सारी शक्ति व संसाधन लगाने होंगे। ऐसे में उनका केंद्रीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होगा और देश द्विदलीय राजनीति की ओर आगे बढ़ेगा, जिसमें क्षेत्रीय दलों की अहमियत समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा लाभ राष्ट्रीय दलों को ही मिलेगा क्योंकि उन्हीं के पास राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक जाल है और पर्याप्त मात्रा में संसाधन भी है। इसमें दूसरी बात मुद्दों को लेकर कही जा रही है। एक ही मतदाता प्रत्येक चुनाव में अलग अलग सोच रखकर वोट देता है। वह लोकसभा चुनाव के लिए अलग सोचता है, विधानसभा चुनाव के लिए अलग सोचता है और स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव में उसकी सोच अलग होती है। यदि ये सारे चुनाव एक साथ हुए तो उसे अलग अलग सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा और केंद्रीय स्तर के एजेंडे में बनाए गए मुद्दे ही पंचायत के चुनाव में आएंगे और उन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर प्रचार किया जाएगा। इससे राज्य तथा ग्रामीण इलाकों की समस्याएं, उनके मुद्दे चर्चा में ही नहीं आएंगे और वह लुप्त हो जाएंगे, जिनका समाधान कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए भी कई क्षेत्रीय दल इसका विरोध कर रहे हैं।